అన్నకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు కామ్రేడ్ బృందా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. इस जुझारू सभा के अध्यक्ष CITU के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉमरेड आशन्ना, मंच पर उपस्थित हैं हमारे तमाम नेतागण। नेता इस लाल झंडा का बनते हैं पैसे के बल पर नहीं, संघर्ष के बल पर, और संघर्ष के बल पर यहाँ तमाम CITU और अलग जन संगठनों के नेतागण हैं। CPIM की केंद्र कमेटी के साथी सीतारामुलु हैं, हमारे आदिवासी मंच के हमारे वरिष्ठ और जुझारू नेता, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की लड़ाई लड़ने वाले हमारे मिडियन बाबूराव जी हैं। मंच पर उपस्थित हैं हमारे CITU के अखिल भारतीय नेता कॉमरेड साई बाबू। केवल तेलंगाना का नहीं, मैं राजस्थान में जाती हूँ, कॉमरेड साई बाबू राजस्थान में जाकर भी मजदूरों को संगठित करते हैं। और मंच पर उपस्थित हैं हमारे तमाम महिला नेतागण। आशा लता जी हैं, बहुत छोटी उम्र से महिला समिति के साथ जुड़कर दिल्ली से सफर करके यहाँ आदिलाबाद में आ गई है। और भी बहुत हमारे जुझारू साथी हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इस मंच पर उपस्थित है जब हम कॉमरेड बाचेटी माधव राव जो CITU के फाउंडर थे, ट्रेड यूनियन के फाउंडर थे, जब उनके नाम को हम सलाम करते हैं, हमें बेहद खुशी है इस बात की कि इस मंच पर मौजूद हैं जस्टिस चंद्र कुमार। इस पार्टी के इस आदिलाबाद में इस लाल झंडा, इस कम्युनिस्ट आंदोलन को, इस CPM का फाउंडर सेक्रेटरी कौन था? कॉमरेड चंद्र कुमार जी थे। वो जस्टिस बन गए, निष्पक्ष रूप पर अपनी मेरिट पर वो जस्टिस बने। लेकिन आज हमें गर्व है कि तमाम वो सफर के बाद वो एक बार फिर हमारे मंच पर आकर हमारे साथ दे रहे हैं। और मेरे प्रिय साथियों, प्रिय मैना सोदरी सोदरा लारा अंदरकी नमस्कारम अभिवंदनम लासना। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि तेलुगु रादू, सॉरी, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाषा अलग है, लेकिन ये लाल झंडा की दिल की बात एक ही है। और वो बात है न्याय की बात, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र साथियों की हक की बात। तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि थोड़ी जो बातें मैं आपके सामने रखूंगी मैं हिंदी में रखूंगी। हमारे मंच पर मौजूद है महाराष्ट्र के हमारे नेतागण, ये भी हिंदी, मराठी, तेलुगु, हिंदी सब यहाँ इस मंच पर मिला हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज एक बहुत अहम अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक दफ्तर का गठन हुआ है। मैं गई थी दफ्तर में, मैंने देखा कितने अच्छे बड़े बड़े कमरे बने हैं और मुझे गर्व है इस बात की कि ये दफ्तर अडानी अंबानी का पैसा से नहीं बना है जो RSS के दफ्तर बनते हैं। ये दफ्तर
मजदूरों की खून पसीने का, उनकी कमाई के पैसे का डोनेशन देकर ये दफ्तर बना है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब लाल झंडा का दफ्तर बनता है वो सीमेंट और ईंट का जरूर दफ्तर बनता है। सीमेंट भी लगता है, ईंट भी लगती है, बालू भी लगता है, श्रमिकों का श्रम भी लगता है, लेकिन वो दफ्तर ईंट और सीमेंट का दफ्तर नहीं है। वो दफ्तर है प्रजा का दफ्तर। वो दफ्तर बना है ताकि इस देश में जो शोषण आधारित सरकारें चल रही है, जो समाज का गठन शोषण आधारित बना है, उस शोषण के खिलाफ, उस पूंजीवाद की करूर नीति के खिलाफ वो दफ्तर, उस निजाम को पलटने के लिए क्या संगठन हम बना सकते हैं, वो दफ्तर संघर्ष का केंद्र बनेगा। वो दफ्तर आपका दफ्तर है। वो दफ्तर में हर आदिवासी आएगा और अपनी बात रखेंगे। ये है वो दफ्तर जिसके लिए आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आदिलाबाद का ये भूमि, हमें गर्व है कि आज उस विरासत को आगे ले जाने के लिए ये लाल झंडा प्रयास कर रही है। ये आदिलाबाद है कुमरम भीम की वो धरती। कुमरम भीम जिसने आदिवासियों की बगावत का नेतृत्व देकर निजाम और ब्रिटिश का जो गठबंधन था उसके खिलाफ लड़कर 1940 में शहीद हुए हैं। आदिलाबाद उनकी खून से सींचा हुआ भूमि है। ये भूमि है रामजी गोंड की। याद रखो, हमारे इतिहास की किताबों में आदिवासियों की जो हमारे देश को आजाद करने के लिए आदिवासियों का जो रोल रहा है, हमारे इतिहास की किताबों में जितना जगह मिलना चाहिए वो नहीं है। लोग कहते हैं 1857 पहला ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध था, वो सही नहीं है। उससे बहुत पहले 18वीं सदी में शुरू हुआ संथालियों का बगावत। पूरा पूर्वी भारत में आदिवासियों के नेतृत्व में, सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ। और 1861 में यहाँ रामजी गोंड का जो संघर्ष रहा, आप सोचो उस निर्मल इलाके में 1000 से अधिक आदिवासियों को पेड़ों पर लटका कर फांसी लगा दी थी। वो आदिवासी, वो वीर आदिवासी जो महाजनों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ, वो आदिवासी थे जिन्होंने कुर्बानी की। और सोचो मेरे प्रिय साथियों, इतने सालों बाद आज हम लोग यहाँ खड़े होकर हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हकीकत ये है, शोषण करने वाले, लुटेरे करने वाले, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन अपने खून देने वाले, इस देश के लिए, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो खून देते हैं वो कभी मरते नहीं
नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं। जोहार हमारे शहीद, ये हम कहते हैं। इसलिए ये गर्व की बात है आज इस समाज में पूरा संसदीय प्रणाली को, वो तो हमेशा रहा है, हम जानते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, और याद रखो मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी का केवल सरकार नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। आरएसएस इस सरकार को चला रही है। ये आरएसएस है राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, जो इस देश की संविधान को कभी माना नहीं। 26 नवंबर को, अभी कौन सा तारीख है, 28, 2 दिन पहले मोदी जी संसद में खड़े होकर क्या क्या भाषण दे रहे थे संविधान के बारे में। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मोदी जी की पूर्वज, जिसके आज भी मोदी जी के गुरु हैं, कभी भी इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर को संविधान पारित करके 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस पर जब देश के सामने पेश किया, सबने समर्थन किया, लेकिन आरएसएस ने समर्थन नहीं किया। आरएसएस ने विरोध किया। आरएसएस ने कहा ये संविधान हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए मनुस्मृति चाहिए। हमें हमारे धार्मिक जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर संविधान होना चाहिए। क्यों विरोध किया? संविधान में जाति प्रथा के खिलाफ ये संविधान है। हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए 6ठा और 5वां शेड्यूल बनाकर उनकी जमीन, उनकी जल, उनकी जंगल का हिफाजत करने के लिए रखा है। इस संविधान में हर धर्म में विश्वास करने वालों का एक बराबर का अधिकार है। धर्म में विश्वास करो, धर्म का प्रचार करो, ये भी संविधान में अधिकार है। इसीलिए उस समय 1950 से ये आरएसएस ने कभी इसका कभी भी स्वीकार नहीं किया। और आज भी मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी आरएसएस की मोदी के नेतृत्व में जो राज दिल्ली में चल रहा है, हर नीति के आधार पर, हर सवाल के आधार पर, ये बीजेपी आरएसएस सरकार की 2 बंदूकें हैं। एक बंदूक का निशाना है मजदूर किसानों के अधिकार को बुलडोज करके, बुलडोजर समझते हैं ना, तेलुगु में बुलडोजर को क्या कहते हैं? वही बोलता है। अच्छा, बुलडोजर को बुलडोजर ही बोलते हैं, तेलुगु का कोई नहीं है। तो बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में किसान मजदूरों के अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला रहे। किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े घराने के लिए, जो उद्योगपति के नाम पर इस देश को लूट करने का रास्ता निकाल रहे हैं। वो बीजेपी का एक चेहरा है। बीजेपी का एक बंदूक की नली मजदूर किसान के ऊपर चलती है, बड़े पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता के लिए एक विशेष कौम मुसलमानों के खिलाफ टारगेट करके किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर, जैसे ब्रिटिश ने
विभाजन करो और राज करो नीति अपनाया। आज बीजेपी आरएसएस जब उस समय भी ब्रिटिश का साथ दिया, आज वही कार्यनीति लेकर आज विभाजन करो राज करो बोलकर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर लगातार हर कानून में, लगातार हर नीति में, लगातार हर भाषण में वो माइनॉरिटीज को टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, आदिवासियों को टारगेट करके मनुवाद के आधार पर हमारे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस एकता को मजबूत करने के लिए। झारखंड के चुनाव ने दिखा दिया 28 ट्राइबल सीट में 27 ट्राइबल सीटों में झारखंड के आदिवासियों ने इस बीजेपी आरएसएस को हरा दिया। उसके पीछे बहुत कारण है, आज मैं उस पर नहीं जा रही हूं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं आदिवासियों के अधिकार पर जो हाथ लगाता है आदिवासी उसको कभी छोड़ेगा नहीं। महाराष्ट्र में हमें गर्व है इस बात की कि जहां बीजेपी आरएसएस और उनकी गठबंधन ने बहुत हथकंडे अपनाकर जनवादी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हराने का हथकंडे अपनाकर पैसा और बहुत सारे सवाल आज उठ रहे हैं ईवीएम के बारे में, वोटिंग प्रोसेस के बारे में, लेकिन हमें गर्व है कि उन तमाम स्थितियों के बावजूद हमारे आदिवासी नेता विनोद नकोले जो लड़े थे पिछले 5 साल, वो जीते हैं महाराष्ट्र की आदिवासी सीट पर। इस लाल झंडा को आगे लेकर जाएंगे, ये बहुत बड़ी जीत है। मेरे प्रिय साथियों, आदिलाबाद इलाके के 16 ब्लॉक में या 18 ब्लॉक में 16 ब्लॉक में 5वां शेड्यूल है। आज हमें समझने की बात है इस 5वां शेड्यूल और पेशा कानून जो वन अधिकार कानून है उस पर आज पूरा हमला हो रहा है बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार के चलते। पूरे 5वां शेड्यूल में खनिज है, मिनरल्स है, धन है, उसको समाप्त करने के लिए और उसको लूटने के लिए आज आदिवासियों के अधिकारों को एक तरफ करके वो कॉर्पोरेट्स का साथ दे रहे हैं। आप सोचो, इस इलाके में कानून में लिखा है पौधों खेती का अधिकार है, पौधों करने वाले वन की खेती का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अधिकार है। लेकिन इस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के जो नीति रही है उसका बीआरएस की सरकार जब थी हमने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। आज कांग्रेस की सरकार है, हमारा संघर्ष बरकरार रहेगा। हमारा नारा है पौधों का अधिकार हमारा है। यहाँ 10 आदिवासियों के ऊपर केस लगे, हमारे बहनों भाइयों को जेल भेजा तेलंगाना में। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हम लोग लड़के पार्लियामेंट में उसका अधिकार लेकर, और आज भी हम कहते हैं कोई भी सरकार हो हमारे आदिवासियों के कानून को अमल में लाना पड़ेगा। बीजेपी हो, बीआरएस हो, कांग्रेस हो, आदिवासियों का अधिकार तुम्हारे कोई दान और देन के कारण नहीं, हमारे संघर्ष के कारण है। आज हमारा पता नहीं मिल रहा है, हमारा वन पर जबरदस्ती पेड़ लगाए जा रहे हैं। कितने आदिवासी हैं, 4 एकड़ हमारा वन का जमीन है, लेकिन हमें पट्टा दे रहे 2 एकड़ का। ये नहीं चलेगा मेरे प्रिय साथियों। इस आदिलाबाद में एक साथ मिलकर
आदिवासी के अधिकार के लिए CITU भी लड़ेगी, जनवादी महिला समिति भी लड़ेगी, हमारे किसान सभा भी लड़ेगी। एक लड़ाई में हम आदिवासियों के अधिकारों का रक्षा करेंगे। इस बीजेपी RSS ग्राम सभा को मिटा दिया, ग्राम सभा का नाम मिटा दिया ताकि ये बड़े बड़े लोग आकर लूट करे। शर्म आना चाहिए ये बीजेपी का जो MP है, यहाँ शर्म आना चाहिए। पिछली बार भी MP था ना? पिछली बार भी MP था। जब ये MP था उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट, माइनिंग और मिनरल एक्ट का अमेंडमेंट पास हुआ, और ये जो आपका MP है इसने हाथ उठाया वो संशोधन के लिए जो आदिवासियों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया। ये याद रखो, ये भूलो मत। और ऐसे तथाकथित प्रतिनिधि के खिलाफ जो ST के नाम लेकर वोट देते हैं और वहां जाकर बुलडोजर का ड्राइवर के रूप का काम करते हैं, ये नहीं चल सकता है, ये हमें कहना है। मेरे प्रिय साथियों, इस सभा में हमारे आंगनबाड़ी के साथी हैं, हमारे आशा के साथी हैं, इनकी नेता सब इस मंच पर बैठे हैं। मैं आंगनबाड़ी की और आशा की, मिड डे मील्स की वर्कर की मैं सलाम करती हूँ साथियों, मैं बधाई देती हूँ साथियों। आप वो महिला है, अरे सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे शर्म करो मोदी जी, अगर नारी की शक्ति देखना है आंगनबाड़ी के वर्कर को देखो, अगर नारी शक्ति का देखना है आशा वर्कर को देखो, जो दिन रात मेहनत करते हैं। आपका पूरा स्वास्थ्य सेवा कौन कर रहा है? आपकी बच्चों की देखरेख कौन कर रहे हैं? ये आंगनबाड़ी कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं। कोविड के समय तुम्हारे तमाम मंत्री लोग घर बैठे थे, ये आशा की वर्कर है जो घर घर जाकर कोविड से बचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज इस बजट में लाखों करोड़ों रुपया टैक्स की राहत दे दिया। किसको? बड़े पूंजीपतियों को। अभी पता चला 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले साल बैंक का लोन माफ कर लिया, लेकिन इस आंगनबाड़ी के लिए, इस आशा के लिए, इस मिड डे मील वर्कर के लिए सरकार के उस बजट में एक निक्का पैसा बढ़ाकर नहीं दिया। आपने संघर्ष किया, आपने हड़ताल की, आपने बहुत कुछ अपने अधिकारों के लिए अब जीते। 20-30 साल एक औरत काम करती है और उसकी रिटायरमेंट के लिए पेंशन नहीं देते हैं। 20-30 साल एक औरत सेवा करती है समाज की, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज का ये समझ है जैसे औरत को घर में बांधकर सब काम कराते हैं, वो सोचते हैं समाज के लिए भी वो मुफ्त काम करेंगे। मोदी जी, ये चलने वाला नहीं है। हमारी स्कीम वर्कर्स और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और ये जो दफ्तर बना है, ये दफ्तर आपका उस संघर्ष का सेंटर बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, बहुत सारे यहाँ मजदूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। कल हमारे साथ जो हमारे साथी लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि परमानेंट वर्कर को जहां 70,000 रुपया मिलता है, वही काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लगाकर 12,000 रुपया भी अगर उसका बनता है तो सोचता है भाई 12,000 रुपया हमें मिल गया। ये कौन सा तरीका है?
ये पूंजीवाद का अग्रसर तरीका है, ये पूंजीवाद का, श्रम का, लूट का, नए उदारीकरण नीतियों का है। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये 4 लेबर कोड का, जो पूंजीपतियों का, पूंजीवाद का और मजबूती के साथ लूटने का जो रास्ता है, सीआईटीयू के नेतृत्व में तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर वो 4 लेबर कोड के खिलाफ संघर्ष है। हम लोग सब एक साथ मिलकर उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टराइजेशन समाप्त करके हम परमानेंट नौकरी दिलवाने का संघर्ष करेंगे। ये हमारा शपथ है। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, ये तमाम अधिकार कब बचेंगे? ये तमाम अधिकार बचेंगे जब हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये मत सोचो ये दलित है, हमारा क्या है। ये मत सोचो ये आदिवासी है, हमारा क्या है। ये मत सोचो कि ये मुसलमान है, हमारा क्या है। मैं कहती हूँ साथियों, ये संबल में जो हुआ, ये संबल का एक मस्जिद के नाम पर एक विवाद जानबूझकर खड़ा करके उस मस्जिद को और देश भर में मस्जिदों को टारगेट करने के लिए उस संबल का रेड अलर्ट है हमारे सब के लिए। 5 लोग मारे गए। साथियों, अगर एक भी निर्दोष मुसलमान मरता है, ये मुसलमान नहीं मरा, ये देश का संविधान मरा है, ये याद रखो। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है संविधान की जो मूलभूत खंबे हैं, जनवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक न्याय और हमारी देश की संप्रभुता। ये सब मिलकर, मैं नहीं कहती हूँ संविधान में जो हम चाहते सब कुछ है, वो नहीं है। इस संविधान में जो सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे हैं वो जस्टिसेबल नहीं है। हमारे यहाँ चीफ, हमारे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है, वो जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में जो होना चाहिए था, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है। जब देश के साधन बच जाते हैं, उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष और जनवाद का हमारा सबका अधिकार है, अगर वो बुलडोज हो जाता तो न हम रहेंगे, न हमारा देश इस प्रकार रह पाएगा। यहाँ होगा एक फाशीवादी देश जो हम कभी होने नहीं देंगे। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आप लोग यहाँ एक शपथ लीजिए। दफ्तर का उद्घाटन लाल फीते से काटकर हम बहुत खुश थे और हमने ताली बजाए। आज भी यहाँ से भी मैं बजाती हूँ, लेकिन इस मौके पर सब एक शपथ ले, हम एक है, हम एक रहेंगे। हमारी लड़ाई समाज को बदलने की लड़ाई है, समाजवाद तक हम इस देश को पहुंचाएंगे। यही आज हमारा शपथ है। मैं कॉमरेड मलेश को और हमारे तमाम साथियों को इस आदिलाबाद जिला की जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उन सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये पहली बार है मेरे ख्याल में कि हम यहाँ इस सेंटर में आए हैं और सारे नौजवान लीडरशिप को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, लाल झंडा को लाल सलाम। బృందకరత్ గారికి ధన్యవాదాలు, చన్నకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు కామ్రేడ్ బృందా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. इस जुझारू सभा के अध्यक्ष सीआईटीयू के
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉमरेड आशन्ना, मंच पर उपस्थित हैं हमारे तमाम नेतागण। नेता इस लाल झंडा का बनते हैं पैसे के बल पर नहीं, संघर्ष के बल पर, और संघर्ष के बल पर यहाँ तमाम CITU और अलग जन संगठनों के नेतागण हैं। CPIM की केंद्र कमेटी के साथी सीतारामुलु हैं। हमारे आदिवासी मंच के हमारे वरिष्ठ और जुझारू नेता, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की लड़ाई लड़ने वाले हमारे मिडियन बाबूराव जी हैं। मंच पर उपस्थित हैं हमारे CITU के अखिल भारतीय नेता कॉमरेड साई बाबू। केवल तेलंगाना का नहीं, मैं राजस्थान में जाती हूँ, कॉमरेड साई बाबू राजस्थान में जाकर भी मजदूरों को संगठित करते हैं। और मंच पर उपस्थित हैं हमारे तमाम महिला नेतागण। आशा लता जी हैं, बहुत छोटी उम्र से महिला समिति के साथ जुड़कर दिल्ली से सफर करके यहाँ आदिलाबाद में आ गए हैं। और भी बहुत हमारे जुझारू साथी हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इस मंच पर उपस्थित है जब हम कॉमरेड बाचेटी माधव राव, जो CITU के फाउंडर थे, ट्रेड यूनियन के फाउंडर थे, जब उनके नाम को हम सलाम करते हैं, हमें बेहद खुशी है इस बात की कि इस मंच पर मौजूद हैं जस्टिस चंद्र कुमार। इस पार्टी के इस आदिलाबाद में इस लाल झंडा, इस कम्युनिस्ट आंदोलन को, इस CPM का फाउंडर सेक्रेटरी कौन था? कॉमरेड चंद्र कुमार जी थे। वो जस्टिस बन गए निष्पक्ष रूप पर, अपनी मेरिट पर वो जस्टिस बने। लेकिन आज हमें गर्व है कि तमाम वो सफर के बाद वो एक बार फिर हमारे मंच पर आकर हमारे साथ दे रहे हैं। और मेरे प्रिय साथियों, प्रिय मैना सोदरी सोदरा लारा अंदरकी नमस्कारम अभिवंदनम लासना। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि तेलुगु रादू, सॉरी, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाषा अलग है, लेकिन ये लाल झंडा की दिल की बात एक ही है। और वो बात है न्याय की बात, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र साथियों की हक की बात। तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि थोड़ी जो बातें मैं आपके सामने रखूंगी मैं हिंदी में रखूंगी। हमारे मंच पर मौजूद हैं महाराष्ट्र के हमारे नेतागण, ये भी हिंदी, मराठी, तेलुगु, हिंदी सब यहाँ इस मंच पर मिला हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज एक बहुत अहम अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक दफ्तर का गठन हुआ है। मैं गई थी दफ्तर में, मैंने देखा कितने अच्छे बड़े बड़े कमरे बने हैं। और मुझे गर्व है इस बात की कि ये दफ्तर अडानी अंबानी का पैसा से नहीं बना है जो RSS के दफ्तर बनते हैं। ये दफ्तर बना है मजदूरों की खून पसीने का, उनकी कमाई के पैसे का डोनेशन देकर ये दफ्तर बना है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब लाल झंडा का दफ्तर बनता है
वो सीमेंट और ईंट का जरूर दफ्तर बनता है, सीमेंट भी लगता है, ईंट भी लगती है, बालू भी लगता है, श्रमिकों का श्रम भी लगता है, लेकिन वो दफ्तर ईंट और सीमेंट का दफ्तर नहीं है। वो दफ्तर है प्रजा का दफ्तर। वो दफ्तर बना है ताकि इस देश में जो शोषण आधारित सरकारें चल रही है, जो समाज का गठन शोषण आधारित बना है, उस शोषण के खिलाफ, उस पूंजीवाद की करूर नीति के खिलाफ वो दफ्तर, उस निजाम को पलटने के लिए क्या संगठन हम बना सकते हैं? वो दफ्तर संघर्ष का केंद्र बनेगा। वो दफ्तर आपका दफ्तर है। वो दफ्तर में हर आदिवासी आएगा और अपनी बात रखेंगे। ये है वो दफ्तर जिसके लिए आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आदिलाबाद का ये भूमि, हमें गर्व है कि आज उस विरासत को आगे ले जाने के लिए ये लाल झंडा प्रयास कर रही है। ये आदिलाबाद है कुमरम भीम की वो धरती, कुमरम भीम जिसने आदिवासियों की बगावत का नेतृत्व देकर निजाम और ब्रिटिश का जो गठबंधन था उसके खिलाफ लड़कर 1940 में शहीद हुए हैं। आदिलाबाद उनकी खून से सींचा हुआ भूमि है। ये भूमि है रामजी गोंड की। याद रखो, हमारे इतिहास की किताबों में आदिवासियों की जो हमारे देश को आजाद करने के लिए आदिवासियों का जो रोल रहा है, हमारे इतिहास की किताबों में जितना जगह मिलना चाहिए वो नहीं है। लोग कहते हैं 1857 पहला ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध था, वो सही नहीं है। उससे बहुत पहले 18वीं सदी में शुरू हुआ संथालियों का बगावत। पूरा पूर्वी भारत में आदिवासियों के नेतृत्व में, सिद्धोकानों के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ। और 1861 में यहाँ रामजी गोंड का जो संघर्ष रहा, आप सोचो उस निर्मल इलाके में 1000 से अधिक आदिवासियों को पेड़ों पर लटका कर फांसी लगा दी थी। वो आदिवासी, वो वीर आदिवासी जो महाजनों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ, वो आदिवासी थे जिन्होंने कुर्बानी की। और सोचो मेरे प्रिय साथियों, इतने सालों बाद आज हम लोग यहाँ खड़े होकर हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हकीकत ये है, शोषण करने वाले, लुटेरे करने वाले, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन अपनी खून देने वाले, इस देश के लिए, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो खून देते हैं वो कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं। जो हार हमारे शहीद, ये हम कहते हैं। इसलिए ये गर्व की बात है, आज इस समाज में पूरा संसदीय प्रणाली को
वो तो हमेशा रहा है, हम जानते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, और याद रखो मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी का केवल सरकार नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। आरएसएस इस सरकार को चला रही है। ये आरएसएस है राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, जो इस देश की संविधान को कभी माना नहीं। 26 नवंबर को, अभी कौन सा तारीख है, 28, 2 दिन पहले मोदी जी संसद में खड़े होकर क्या क्या भाषण दे रहे थे संविधान के बारे में। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मोदी जी की पूर्वज, जिसके आज भी मोदी जी के गुरु हैं, कभी भी इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर को संविधान पारित करके 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस पर जब देश के सामने पेश किया, सबने समर्थन किया, लेकिन आरएसएस ने समर्थन नहीं किया। आरएसएस ने विरोध किया। आरएसएस ने कहा ये संविधान हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए मनुस्मृति चाहिए। हमें हमारे धार्मिक जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर संविधान होना चाहिए। क्यों विरोध किया? संविधान में जाति प्रथा के खिलाफ ये संविधान है। हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए 6ठा और 5वां शेड्यूल बनाकर उनकी जमीन, उनकी जल, उनकी जंगल का हिफाजत करने के लिए रखा है। इस संविधान में हर धर्म में विश्वास करने वालों का एक बराबर का अधिकार है। धर्म में विश्वास करो, धर्म का प्रचार करो, ये भी संविधान में अधिकार है। इसीलिए उस समय 1950 से ये आरएसएस ने कभी इसका कभी भी स्वीकार नहीं किया। और आज भी मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी आरएसएस की मोदी के नेतृत्व में जो राज दिल्ली में चल रहा है, हर नीति के आधार पर, हर सवाल के आधार पर, ये बीजेपी आरएसएस सरकार की 2 बंदूकें हैं। एक बंदूक का निशाना है मजदूर किसानों के अधिकार को बुलडोज करके, बुलडोजर समझते हैं ना? तेलुगु में बुलडोजर को क्या कहते हैं? वही बोलता है। अच्छा, बुलडोजर को बुलडोजर ही बोलते हैं, तेलुगु का कोई नहीं है। तो बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में किसान मजदूरों के अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला रहे। किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े घराने के लिए, जो उद्योगपति के नाम पर इस देश को लूट करने का रास्ता निकाल रहे हैं। वो बीजेपी का एक चेहरा है। बीजेपी का एक बंदूक की नली मजदूर किसान के ऊपर चलती है, बड़े पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता के लिए, एक विशेष कौम मुसलमानों के खिलाफ टारगेट करके, किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर, जैसे ब्रिटिश ने हमेशा विभाजन करो और राज करो नीति अपनाया, आज बीजेपी आरएसएस जब उस समय भी ब्रिटिश का साथ दिया, आज वही कार्यनीति लेकर आज विभाजन
विभाजन करो, राज करो बोलकर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर लगातार हर कानून में, लगातार हर नीति में, लगातार हर भाषण में वो माइनॉरिटीज को टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, आदिवासियों को टारगेट करके मनुवाद के आधार पर हमारे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस एकता को मजबूत करने के लिए। झारखंड के चुनाव ने दिखा दिया 28 ट्राइबल सीट में, 27 ट्राइबल सीटों में झारखंड के आदिवासियों ने इस बीजेपी आरएसएस को हरा दिया। उसके पीछे बहुत कारण है, आज मैं उस पर नहीं जा रही हूं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं आदिवासियों के अधिकार पर जो हाथ लगाता है आदिवासी उसको कभी छोड़ेगा नहीं। महाराष्ट्र में हमें गर्व है इस बात की कि जहां बीजेपी आरएसएस और उनकी गठबंधन ने बहुत हथकंडे अपनाकर जनवादी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हराने का हथकंडे अपनाकर पैसा और बहुत सारे सवाल आज उठ रहे हैं ईवीएम के बारे में, वोटिंग प्रोसेस के बारे में, लेकिन हमें गर्व है कि उन तमाम स्थितियों के बावजूद हमारे आदिवासी नेता विनोद नकोले जो लड़े थे पिछले 5 साल, वो जीते हैं महाराष्ट्र की आदिवासी सीट पर। इस लाल झंडा को आगे लेकर जाएंगे, ये बहुत बड़ी जीत है। मेरे प्रिय साथियों, आदिलाबाद इलाके के 16 ब्लॉक में या 18 ब्लॉक में 16 ब्लॉक में 5वां शेड्यूल है। आज हमें समझने की बात है इस 5वां शेड्यूल और पेशा कानून जो वन अधिकार कानून है उस पर आज पूरा हमला हो रहा है बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार के चलते। पूरे 5वां शेड्यूल में खनिज है, मिनरल्स है, धन है, उसको समाप्त करने के लिए और उसको लूटने के लिए आज आदिवासियों के अधिकारों को एक तरफ करके वो कॉर्पोरेट्स का साथ दे रहे हैं। आप सोचो, इस इलाके में कानून में लिखा है पौधों खेती का अधिकार है, पौधों करने वाले वन की खेती का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अधिकार है। लेकिन इस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के जो नीति रही है उसका बीआरएस की सरकार जब थी हमने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। आज कांग्रेस की सरकार है, हमारा संघर्ष बरकरार रहेगा। हमारा नारा है पौधों का अधिकार हमारा है। यहाँ 10 आदिवासियों के ऊपर केस लगे, हमारे बहनों भाइयों को जेल भेजा तेलंगाना में। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हम लोग लड़के पार्लियामेंट में उसका अधिकार लेकर, और आज भी हम कहते हैं कोई भी सरकार हो हमारे आदिवासियों के कानून को अमल में लाना पड़ेगा। बीजेपी हो, बीआरएस हो, कांग्रेस हो, आदिवासियों का अधिकार तुम्हारे कोई दान और देन के कारण नहीं, हमारे संघर्ष के कारण है। आज हमारा पता नहीं मिल रहा है, हमारा वन पर जबरदस्ती पेड़ लगाए जा रहे हैं। कितने आदिवासी हैं, 4 एकड़ हमारा वन का जमीन है, लेकिन हमें पट्टा दे रहे 2 एकड़ का। ये नहीं चलेगा मेरे प्रिय साथियों। इस आदिलाबाद में एक साथ मिलकर आदिवासी के अधिकार के लिए सीआईटीयू भी लड़ेगी, जनवादी महिला समिति भी लड़ेगी, हमारे किसान सभा भी लड़ेगी। एक लड़ाई में
हम आदिवासियों के अधिकारों का रक्षा करेंगे। इस बीजेपी आरएसएस ग्राम सभा को मिटा दिया, ग्राम सभा का नाम मिटा दिया ताकि ये बड़े बड़े लोग आकर लूट करे। शर्म आना चाहिए ये बीजेपी का जो एमपी है, यहाँ शर्म आना चाहिए। पिछली बार भी एमपी था ना, पिछली बार भी एमपी था। जब ये एमपी था उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट, माइनिंग और मिनरल एक्ट का अमेंडमेंट पास हुआ। और ये जो आपका एमपी है इसने हाथ उठाया वो संशोधन के लिए जो आदिवासियों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया। ये याद रखो, ये भूलो मत। और ऐसे तथाकथित प्रतिनिधि के खिलाफ जो एसटी के नाम लेकर वोट देते हैं और वहां जाकर बुलडोजर का ड्राइवर के रूप का काम करते हैं, ये नहीं चल सकता है, ये हमें कहना है। मेरे प्रिय साथियों, इस सभा में हमारे आंगनबाड़ी के साथी हैं, हमारे आशा के साथी हैं, इनकी नेता सब इस मंच पर बैठे हैं। मैं आंगनबाड़ी की और आशा की, मिड डे मील्स की वर्कर की मैं सलाम करती हूँ साथियों, मैं बधाई देती हूँ साथियों। आप वो महिला है, अरे सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे शर्म करो मोदी जी, अगर नारी की शक्ति देखना है आंगनबाड़ी के वर्कर को देखो, अगर नारी शक्ति का देखना है आशा वर्कर को देखो, जो दिन रात मेहनत करते हैं। आपका पूरा स्वास्थ्य सेवा कौन कर रहा है, आपकी बच्चों की देखरेख कौन कर रहे हैं? ये आंगनबाड़ी कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं। कोविड के समय तुम्हारे तमाम मंत्री लोग घर बैठे थे, ये आशा की वर्कर है जो घर घर जाकर कोविड से बचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज इस बजट में लाखों करोड़ों रुपया टैक्स की राहत दे दिया। किसको? बड़े पूंजीपतियों को। अभी पता चला 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले साल बैंक का लोन माफ कर लिया। लेकिन इस आंगनबाड़ी के लिए, इस आशा के लिए, इस मिड डे मील वर्कर के लिए सरकार के उस बजट में एक निक्का पैसा बढ़ाकर नहीं दिया। आपने संघर्ष किया, आपने हड़ताल की, आपने बहुत कुछ अपने अधिकारों के लिए अब जीते। 20-30 साल एक औरत काम करती है और उसकी रिटायरमेंट के लिए पेंशन नहीं देते हैं। 20-30 साल एक औरत सेवा करती है समाज की। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज का ये समझ है जैसे औरत को घर में बांधकर सब काम कराते हैं, वो सोचते हैं समाज के लिए भी वो मुफ्त काम करेंगे। मोदी जी, ये चलने वाला नहीं है। हमारी स्कीम वर्कर्स और मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये जो दफ्तर बना है, ये दफ्तर आपका उस संघर्ष का सेंटर बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, बहुत सारे यहाँ मजदूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। कल हमारे साथ जो हमारे साथी लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि परमानेंट वर्कर को जहाँ 70,000 रुपया मिलता है, वही काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लगाकर 12,000 रुपया भी अगर उसका बनता है तो सोचता है भाई 12,000 रुपया हमें मिल गया। ये कौन सा तरीका है? ये पूंजीवाद का अग्रसर तरीका है।
ये पूंजीवाद का, श्रम का, लूट का, नए उदारीकरण नीतियों का है। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये 4 लेबर कोड का, जो पूंजीपतियों का, पूंजीवाद का और मजबूती के साथ लूटने का जो रास्ता है, CITU के नेतृत्व में तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर वो 4 लेबर कोड के खिलाफ संघर्ष है। हम लोग सब एक साथ मिलकर उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टराइजेशन समाप्त करके हम परमानेंट नौकरी दिलवाने का संघर्ष करेंगे। ये हमारा शपथ है। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, ये तमाम अधिकार कब बचेंगे? ये तमाम अधिकार बचेंगे जब हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये मत सोचो ये दलित है, हमारा क्या है। ये मत सोचो ये आदिवासी है, हमारा क्या है। ये मत सोचो कि ये मुसलमान है, हमारा क्या है। मैं कहती हूँ साथियों, ये संबल में जो हुआ, ये संबल का एक मस्जिद के नाम पर एक विवाद जानबूझकर खड़ा करके उस मस्जिद को और देश भर में मस्जिदों को टारगेट करने के लिए उस संबल का रेड अलर्ट है हमारे सब के लिए। 5 लोग मारे गए। साथियों, अगर एक भी निर्दोष मुसलमान मरता है, ये मुसलमान नहीं मरा, ये देश का संविधान मरा है। ये याद रखो। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है संविधान की जो मूलभूत खंबे हैं, जनवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक न्याय,